हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैजिक में। आज की क्लास में और आने वाली क्लास में अपन एनसीईआरटी फाउंडेशन पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें जो अपन पढ़ेंगे वो अपन 11th और 12th की एनसीईआरटी कवर करेंगे, क्योंकि जब अपन 11th और 12th की एनसीईआरटी ठीक से पढ़ लेते हैं, ठीक से समझ लेते हैं, तो हमें जो है ना वो 6 to 10th की एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। और जैसा कि आजकल आरपीएससी का पेपर चल रहा है, इसके अलावा अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं इन फ्यूचर में, अगर आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं राजस्थान के बेसिस पे, अगर मान लो आप पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं या फिर आरएस बनना चाहते हैं, है ना, इन फ्यूचर अगर आप करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी आप किसी एग्जाम के टॉपर से देखते हो, है ना, यूपीएससी में या फिर पीसीएस के एग्जामिनर के टॉपर को आप इंटरव्यू सुनते हो, तो सबसे पहले वो कहते हैं कि आप एनसीईआरटी कवर कीजिए, उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू कीजिए। अभी तो यूपीएससी में तो जो मेंस लगता है, यूपीएससी में मेंस और इसके अलावा जो प्रीलिम्स 2 एग्जाम में लगते हैं, तो प्री में तो एनसीईआरटी से काफ़ी बार डायरेक्ट सीधा स्टेटमेंट के तौर पे पूछ लेता है। इसके अलावा यूपीएससी जो मेंस है ना, तो वहाँ पे भी एनसीईआरटी में आपको आंसर राइटिंग करनी होती है, तो वहाँ पे एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, बेसिकली एनसीईआरटी क्या है, बेस है जीएस का। तो जब तक आपकी कमांड एनसीईआरटी पे ठीक से नहीं होगी ना, तब तक आपका जीएस पूरा कवर नहीं हो पाएगा। इसीलिए, और आजकल जो आरपीएससी का जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें आप लोगों को पता है ना, आरपीएससी ठीक यूपीएससी लेवल तक पहुँचने की कोशिश कर रही है ना। अभी तो यूपीएससी कभी कभार तो कुछ सवाल तो ऐसे पूछ लेती है जो यूपीएससी के भी पार जाते हुए लगते हैं, है ना। तो इसके लिए जरूरी है कि अपन एनसीईआरटी को ठीक से समझे। अपन जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे वो 0 लेवल से, और जितना एनसीईआरटी में दे रखा है उतना प्लस उससे एक्स्ट्रा जो कुछ भी ऐड हो पाएगा वो करेंगे अपन ऐड। तो आज की क्लास में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अपन इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी में अपन 11th क्लास की पॉलिटी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में अपन 12th क्लास की करेंगे। पॉलिटी का अपन आज का अपना पहला चैप्टर है, पर इससे पहले कि अपन पहले चैप्टर में जाएंगे, कुछ बातों पर अपन डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे अगर मैं यूपीएससी और आरएस की मेंस सिलेबस की बात करूँ, आप बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा सिलेबस, है ना। तो देखो, अगर अपन सिलेबस देखें तो अगर यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस की अगर मैं बात करूं, तो जो यूपीएससी का जो प्री का सिलेबस है ना, उसमें देखो एक तो दे रखा है भारतीय राजतंत्र, यानी भारतीय राजतंत्र से संबंधित क्वेश्चन। एक दे रखा है शासन व्यवस्था, यानी एक शासन व्यवस्था। तीसरा दे रखा है संविधान, फिर राजनीतिक प्रणाली। ठीक है, यानी एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, है ना, यानी संविधान क्या होता है अपन उस पर डिस्कशन करेंगे। एक होता है शासन, यानी शासन क्या होता है उस पर अपन डिस्कशन करेंगे। दूसरा राजनीतिक, भारतीय जो राजतंत्र है, जो कार्य प्रणाली है, उससे संबंधित बात करेंगे। वैसे ही अगर यूपीएससी मेंस की अगर बात करें, तो यूपीएससी मेंस में आप लोगों को पता होगा 4 पेपर लगते हैं जीएस के। इसके अलावा एक जो ऐसे का पेपर लगता है, और दो पेपर जो है आपके ऑप्शनल के लगते हैं। ठीक है, तो इसमें जो चौथा जीएस का जो 4th पेपर है ना, उसमें पॉलिटी आती है। तो इसमें देखो शासन व्यवस्था लिखा हुआ है, इसके अलावा संविधान लिखा हुआ है, और शासन प्रणाली लिखी हुई है। यानी अपने को एक तो ये शासन प्रणाली समझनी है कि किस तरीके है। हालांकि जब यूपीएससी में सवाल आता है तो वो तीनों को एक को रिलेट करके सवाल पूछता है। आप लोगों ने मेंस में देखा होगा, सवाल जब भी आते हैं यूपीएससी में तो इन तीनों के मध्य संबंध स्थापित करके पूछता है। इसके अलावा जब भी प्री में सवाल आता है तो वो भी तीनों के मध्य संबंध में ही रिलेटिव क्वेश्चन ही पूछता है, सीधा डायरेक्ट डाटा नहीं पूछता यूपीएससी में। आरपीएससी में पहले डायरेक्ट डाटा पूछ लेता था, सीधा आर्टिकल पूछ के आपको आंसर करना होता था, परंतु आजकल आरपीएससी में भी विश्लेषणात्मक सवाल आने लग गए, सीधा आरपीएससी भी नहीं पूछता आजकल। ठीक है, इसके लिए जरूरी है कि अपन इन चीज़ों को ठीक से समझे, है ना। तो यहाँ पे देखो, यानी एक तो शासन व्यवस्था है, एक संविधान है, और एक शासन प्रणाली। वैसे ही अगर मैं आरएस प्री की सिलेबस की बात करूँ, तो इसमें एक तो दे रखा है भारतीय संविधान, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक दे रखा है राजनीतिक व्यवस्था क्या है, और एक दे रखा है शासन, है ना। यानी कि 3 शब्द सेम। देखो, यहाँ पे भी शासन है, यहाँ पे भी शासन है, यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था है, यहाँ पे शासन व्यवस्था है, यहाँ पे संविधान है, यहाँ पे भी संविधान। यानी यूपीएससी का और आरपीएससी का लगभग सिलेबस सेम लिखा हुआ है ना। वैसे ही अगर मैं बात करूँ कि आरएस मेंस की सिलेबस की बात करूँ, तो आरएस मेंस में आपको पता है 4 पेपर लगते हैं, जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेपर तो बेसिकली हिंदी और इंग्लिश का, यानी 2 लैंग्वेज आते हैं उसमें, और जीएस पेपर के 3 लगते हैं। उनमें तीसरा जो पेपर है ना, वो है भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है और शासन क्या है। तो अपने को पहले तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि ये शासन, एक तो ये क्या होता है, एक ये जो संविधान है ना ये क्या होता है, और दूसरा राजतंत्र या फिर शासन व्यवस्था है ना वो क्या होती है। तो इन 3 शब्दों पे गौर करेंगे। और आप लोगों को पता है जो यूपीएससी की जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो बुक है ना यूपीएससी वालों की, वो है एम लक्ष्मीकांत। तो देखो एम लक्ष्मीकांत क्या है, भारत की राज्य व्यवस्था, क्या लिखा है, भारत की राज्य व्यवस्था। क्या कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है क्या। और बेसिकली जब अपन तैयारी में जो अपन पढ़ते हैं तो अपन केवल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं,
तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा या फिर पूरी राज व्यवस्था पढ़नी होगी? पूरी राज व्यवस्था पढ़नी होगी। इसलिए यूपीएससी में जो आना सबसे महत्वपूर्ण जो पॉलिटी की बुक आती है वो एम लक्ष्मीकांत की आती है। और जो अपन 11th क्लास में जो अपन पढ़ेंगे, एक तो अपन पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क यानी भारतीय संविधान का, ठीक है, और उसके बाद एक पढ़ेंगे अपन पॉलिटिकल थ्योरी यानी पॉलिटिक्स थ्योरी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अपन इस बुक पे डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में एंड देन अपन इस वाली बुक पे चलेंगे। तो सबसे पहले अपन इस वाले पॉलिटिकल थ्योरी पे अपन समझने वाले हैं कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है। तो इससे पहले अपन आगे बढ़े, पहले अपन ये समझ लेते हैं कि ये जो 3 शब्द हैं इनका मतलब क्या होता है। एक तो देखो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान या फिर अपन इसे कह सकते हैं राजनीतिक शास्त्र, ठीक है। दूसरा अपन बात करेंगे पॉलिटी यानी राज व्यवस्था क्या होती है। तीसरा बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान क्या होता है। और चौथी बात करेंगे गवर्नेंस यानी कि शासन क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई राज व्यवस्था क्या होती है यानी राज्य की व्यवस्था, राज व्यवस्था यानी राज्य की व्यवस्था यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें अपने को ये पता चले कि यहाँ पे कौन से यानी लोकतंत्र होगा, अगर राजतंत्र होगा, अगर लोकतंत्र है तो उस लोकतंत्र में भी कौन से टाइप का लोकतंत्र है, एक दलीय है या फिर बहुदलीय है ना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है या फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, उससे संबंधित बात आ जाएगी, है ना। इसके अलावा राजतंत्र होगा तो राजतंत्र से संबंधित बातें आ जाएगी, है ना। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरा संविधान की यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो संविधान की अगर मैं बात करें तो देश का सर्वोच्च कानून होता है, देश का सर्वोच्च कानून होता है संविधान। देश का सर्वोच्च कानून क्या होता है, संविधान। यानी संविधान यह निर्धारित करता है कि देश में कानून व्यवस्था कैसी होगी, ठीक है। बेसिकली जो संविधान होता है ना वो लोकतंत्र वाली सरकार भी होता है। संविधान भी 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो लिखित संविधान हो सकता है, दूसरा अलिखित संविधान होता है। अब बात करते हैं कि संविधान में आखिर होता क्या है। तो जैसे कि मान लो कि एक व्यवस्था है ना, उसमें अपन पहले से कुछ रूल रेगुलेशन बना दें कि सभी को ये नियम फॉलो करने होंगे और अगर किसी को कुछ करना होगा तो इन नियमों के अनुसार करें। यानी अपन ने क्या किया, एक नियमों की एक व्यवस्था, एक सारणी बना दी और वो सभी के लिए बाध्यकारी कर दिया अपन ने कि भाई ये सभी के लिए लागू रहेगा। तो वही नियमों की जो सारणी है ना वही क्या है, संविधान है, वही क्या है, संविधान है। और अगर अपन राजतंत्र में बात करें तो राजतंत्र में ऐसी कोई प्रणाली नहीं होती। राजतंत्र में तो क्या होती है, जो हमने बोला वही क्या है, कानून है। जैसे वो माहिष्मती का डायलॉग सुना होगा कि मेरा वचन ही मेरा कानून है, नियम है। तो वही है, राजतंत्र में कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता, जो राजा चाहता है वैसा नियम बदल सकता है। परंतु लोकतंत्र में भाई सभी के लिए लोकतंत्र, इसलिए जरूरी है कि अपन चीज़ों को क्या करें, एक बार में अपन निर्धारित कर दें कि कैसे क्या होगा, तो वो किस में आ जाएगा, संविधान में आ जाएगा। हालांकि अपन इस पर और डिटेल से चर्चा करेंगे, बट अभी तक इतना समझ लो। फिर आती है शासन व्यवस्था। शासन यानी गवर्नेंस क्या होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट बॉडीज होती है ना वो किस तरीके से कार्य, उनकी कार्य प्रणाली क्या होगी, उनसे संबंधित जो बातें होंगी वो किस में होंगी, शासन में होंगी। किस में होंगी, शासन में होंगी। बाकी इनका वेन डायग्राम समझते हैं। देखो, एक तो अपन को राजनीतिक विज्ञान देखना है, ठीक है, एक अपने को वही राज व्यवस्था, संविधान और शासन सरकार की गतिविधियों को देखते हैं, ठीक। तो ओवरऑल अगर मैं बात करें तो ये सारा किस में अध्ययन करते हैं अपन, पॉलिटी में यानी राजनीतिक विज्ञान में। ओवरऑल बात करें अपन राजनीति यानी राज्य का क्षेत्र वगैरह उसकी शक्ति क्या होगी, राजनीति का अध्ययन। ओवरऑल किस में बात होगी, ये पूरी राजनीतिक विज्ञान में। यानी राजनीतिक विज्ञान एक बड़ा हिस्सा है और उसके छोटे पार्ट है, एक तो राज व्यवस्था और दूसरा संविधान और गवर्नेंस यानी शासन। यानी पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस, ये किसके पार्ट है, राजनीतिक व्यवस्था के, पॉलिटिकल साइंस के पार्ट है। किसके पास है, पार्ट है पॉलिटिकल साइंस के। तो पॉलिटिकल साइंस में ऑल ओवर पूरी व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले राज्य व्यवस्था की, यानी राज्य व्यवस्था की आखिर पॉलिटी क्या होती है। तो पॉलिटी का मतलब होगा कि राज्य और सरकार और नागरिकों के बीच में संबंध क्या होगा। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया ना कि भाई लोकतंत्र होगा, राजतंत्र होगा, है ना। अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के बहुत सारे प्रकार होते हैं कि एक दलीय होगा, अगर दल की बात करें तो एक दलीय होगा, बहुदलीय होगा, अधिक दलीय होगा। जैसे कि द्विदलीय भी होता है, जैसे कि अमेरिका में 2 दलीय है ना, और चाइना और जो रसिया है वहाँ पे 1 दलीय सरकार है, और अपने इंडिया में बहुत सारे दल हैं। अपने यहाँ पे दल का मतलब हो गया जो राजनीतिक जो पार्टी है ना उनसे संबंधित बातें, है ना, कितनी राजनीतिक पार्टियां जो है इलेक्शन में भाग ले सकते हैं, उससे संबंधित बातें, है ना। और वैसे ही अगर मैं बात करूँ, एक लोकतंत्र होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे अपने यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना,
और इसके अलावा जैसे कि सिंगापुर वगैरह की जो छोटी कंट्री है जहाँ की पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे लगभग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ये होता है कि भैया जो भी मतलब जो नियम कानून बनते हैं ना, उनको सीधा जनता है ना, जो जनमत संग्रहण वगैरह मान लो कि भाई सीधा जनता एक सामूहिक तौर पर निर्णय लेती है। और अप्रत्यक्ष तौर पर ये होता है कि अपन ने जैसे अपने यहाँ पे नेता वगैरह का चुनाव करके भेज दिया, फिर वो अपने यहाँ पे निर्णय ले लेते हैं, वो अप्रत्यक्ष में हो जाएगा। बाकी अपन इसमें पूरा और डिटेल से डिस्कशन करेंगे, अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो यानी राज्य व्यवस्था क्या होगी, बोलो एक बार फिर से बोलो, राज्य व्यवस्था क्या होगी, मतलब राज्य और सरकार और नागरिकों के बीच में संबंध क्या होगा, उससे संबंधित। अच्छा, यहाँ पे जब भी अपन राज्य की बात करेंगे पॉलिटी में, तो राज्य के दो मतलब होते हैं। राज्य की जब भी अपन बात करेंगे पॉलिटी में, तो राज्य के दो मतलब होंगे, एक तो संकल्पनात्मक और दूसरा व्यवहारिक। एक तो राज्य का जो मतलब होगा, देखो थोड़ा समझते हैं अपन इसे। जब भी अपन राज्य की बात करेंगे पॉलिटी में, यानी जब भी अपन पॉलिटी में राज्य की बात करेंगे, तो दो तरीके से राज्य की बात होती है। एक तो संकल्पना के तौर पे, दूसरा होती है व्यवहारिक। अच्छा, संकल्पना के तौर पे जब भी अपन राज्य की बात करेंगे, तो इसका मतलब हो गया कि ओवरऑल व्यवस्था, यानी कि जैसे अपन देश से संबंधित मान लो, है ना, यानी उसका एक निश्चित क्या होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए, उसकी एक निश्चित क्या होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, इसके अलावा वहाँ क्या होना चाहिए, संप्रभुत्व इकाई होना चाहिए, है ना। और अगर व्यवहारिक तौर पे बात करें, तो अपन जो राज्य से अपन बात करते हैं, जैसे अपने राजस्थान हो गया, है ना, इसके अलावा जैसे यूपी बिहार हो गया, तो वो व्यवहारिक तौर पे अपन राज्य का मतलब उससे लेते हैं। परंतु जब अपन पॉलिटी में बात करेंगे, तो अपन संकल्पनात्मक तौर पे बात करेंगे, यानी कि अपना जो देश में जो देश है ना, वही अपने लिए क्या होगा, फिर राज्य होगा, है ना। और राज्य की विशेषता ये है कि एक तो उसका निश्चित भूभाग होना चाहिए, एक उसकी निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, इसके अलावा उसकी एक क्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा उसकी क्या होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए राज्य में। और क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो भूभाग चाहिएगा। अब भूभाग हो गया, भूमि मिल गई, तो भैया जनसंख्या भी चाहिएगी, जनसंख्या मिल गई। अब जो भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, तो संप्रभुता मिलनी चाहिए, यानी स्वतंत्रता होनी चाहिए, ताकि वो लोग अपने यहाँ पे क्या कर सके, निर्णय कर सके। अब जब निर्णय कर रहे हैं, तो एक सरकार बना दो, यानी सरकार भी बनानी चाहिए। तो राज्य की चार चीजें होते हैं। राज्य में क्या कितनी चीजें होती हैं, चार चीजें होती हैं। एक बार फिर से बोलो, भूभाग होना चाहिए। फिर जब भूभाग आ गया, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे कि भाई जनसंख्या भी होनी चाहिए, तो जनसंख्या आ गई। अब जब जनसंख्या आ गई, भूभाग हो गए, तो भैया स्वतंत्रता तो मिलनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, संप्रभुता मिल गई, तो अपन अब सरकार भी बना लेंगे, तो सरकार बन जाएगी। तो व्यवहारिक जो संकल्पनात्मक तौर पे जो राज्य की बात करेंगे अपन, इससे संबंधित करेंगे। और व्यवहारिक तौर पे अपन वैसे जो नॉर्मली अपन बात करते हैं कि भैया मतलब जो यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, उससे संबंधित बातें हो जाएगी, ठीक है। तो अब आ जाओ, अपन इसमें बात कर रहे थे अपन, तो गवर्नेंस समझ में आ गई, राज्य व्यवस्था क्या होती है आप लोगों को, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान क्या होता है। तो संविधान का भी मैंने बताया कि आप लोगों को संविधान क्या होता है। अगर मैं संविधान की अगर मैं बात करूं, तो संविधान क्या होता है, संविधान का मतलब वही होता है कि नियम, अधिकार और सीमाओं का एक ढांचा, मतलब एक रूल रेगुलेशन की एक नियम बना दी, एक कॉपी बना दी, ये सभी के लिए ये नियम और ये जो नियम है ना लागू होंगे, किसको क्या काम करना है, कैसे करना है, ये सब कौन बताएगा, संविधान बताएगा। अगर मैं अपने देश की बात करूं, तो ये अपने यहाँ पे संसद क्या काम करेगी, उनके क्या क्या बाउंड्रीज होंगी, वो कौन बताएगा, संविधान बताएगा। न्यायपालिका क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, ये कौन बताएगा, संविधान बताएगा। इसीलिए कई बार देखते हो आप, न्यायपालिका और विधायक के मध्य में आपस में खींचातान चली जाती है कुछ मुद्दों के बीच में, है ना। कुछ मुद्दों के लेके न्यायपालिका और जो कार्यपालिका या फिर विधायिका जो आपस में आमने सामने हो जाते हैं, तो उसकी जो बाउंड्री निर्धारित करता है, वो कौन करता है, संविधान करता है, ठीक है। कानून व्यवस्था बनाने का काम करता है अपने यहाँ पे संसद करती है, और उसको लागू करने का, है ना, वो काम कौन करता है, कार्यपालिका करती है। और जब उसमें कुछ एरर वगैरह आ जाए, उससे संबंधित बातें कौन करता है, न्यायपालिका करती है, ठीक है। फिर आती है राजनीतिक विज्ञान, अभी बात कर ली। फिर आता है एक शासन। शासन का मतलब हुआ कि निर्णय लेने की प्रक्रिया और सार्वजनिक वस्तुओं का वितरण। कहने का मतलब कि जो गवर्नमेंट जो बॉडी है ना, वो कौन कौन से निर्णय लेगी, कैसे कैसे निर्णय लेगी, और जनता को किस तरीके से वो जनता पे किस तरीके से लागू करेगी, कौन कौन सी जो योजनाएं वगैरह लाएंगी, कुल मिला के जो भी अपनी सरकार है ना, उससे संबंधित बातें किस में आ जाएंगी, शासन में। किससे में आ जाएंगी, शासन में आ जाएंगी, ठीक है। और फिर वही सरकारी गतिविधियां, ये भी किसका पार्ट है, ये शासन का पार्ट है। सरकारी नीतियां और कानून परिवर्तन सेवाओं का प्रावधान किसमें आ जाएगा, शासन आ जाएगा। यानी ओवरऑल ये क्या होगी, राजनीति, और इसमें क्या आएगी, राज्य व्यवस्था, और राज्य व्यवस्था में क्या आ गया, संविधान, और संविधान और शासन व्यवस्था, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक था अपना जो अपन डिस्कशन करेंगे, वो करेंगे अपन किस पे करेंगे, अपन 11th क्लास के एनसीईआरटी पे करेंगे, ठीक है। मतलब जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, उस पर अपन डिस्कशन करने वाले हैं।
तो सबसे पहले इसमें जो है ना वो अपने पास 10 टॉपिक है, तो अपन थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं टॉपिक में आखिर अपने को पढ़ना क्या क्या होगा। तो जो पहला टॉपिक है वो पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन है, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत और एक परिचय, यानी राजनीतिक सिद्धांत क्या क्या होते हैं उन सब के बारे में बात करें। कुल मिला के ये जो पहला चैप्टर है ना, इसमें ये जितने भी 10 चैप्टर दे रखे हैं ना, इनकी एक बेसिकली समरी दे रखी है अपने को कि आप अपन आगे आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उन सब के बारे में दे रखा है। तो अपन इसको जब जैसे ही अपन ये समझ लेंगे तो अपन को आइडिया हो जाएगा कि आगे अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो फिर अपना स्वतंत्रता है ना, यानी फ्रीडम। स्वतंत्रता क्या होती है, क्या स्वतंत्रता की कुछ बाउंड्री होनी चाहिए, है ना। जैसे कि अपने यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे देखूँ कि बोलने के अपने को क्या है, स्वतंत्रता संविधान में दे रखा है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है। लेकिन क्या मैं किसी सार्वजनिक तौर पे किसी धर्म के बारे में या फिर किसी जाति के बारे में अगर सार्वजनिक तौर पे टिप्पणी करूँ तो क्या वो स्वतंत्रता रहेगी मेरी? भाई अगर मैं मेरी बाउंड्री को अगर दूसरे की बाउंड्री में जाऊंगा, मैं जैसे कि मान लो कि मेरी स्वतंत्रता बोलने की स्वतंत्रता यहाँ तक है और दूसरे सामने वाले की भी यहाँ तक है, लेकिन जब ये दोनों आपस में एक दूसरे की बाउंड्री क्रॉस करेंगे तो क्या स्वतंत्रता रहेगी या फिर स्वतंत्रता के कारण कुछ डिस्ट्रीब्यूट आएगा, कुछ मतलब उलझन आएगी, है ना। तो उससे संबंधित बात है, यानी कि स्वतंत्रता की एक बाउंड्री तो होनी चाहिए ना। जैसे कि आपको कहीं पे भी देश में आने जाने की स्वतंत्रता है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप पड़ोसियों के घर में जा सकते हो। आप तो कहोगे कि भाई देश में कहीं पे भी आने जाने की स्वतंत्रता है, तो आप पड़ोसी की रात में घर चले गए या फिर किसी और के घर में चले गए, है ना। जो गवर्नमेंट जो है अपनी संसद वगैरह है वहाँ पर चले जाओगे, जो गवर्नमेंट बॉडीज वगैरह होते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, वहाँ पर चले जाओगे। ऐसा तो नहीं होगा ना, कुछ बाउंड्रीज तो होंगे ना। तो उन सब के बारे में अपन किस पे बात करेंगे, इस पे सेकंड चैप्टर में। फिर आती है समानता। समानता क्या होती है, इक्वलिटी क्या होती है। देखो समानता की अगर मैं बात करें तो अपन एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे अपन देखें कि दो लोगों के मध्य क्या आ रहा है, मैच हो रहा है। फुटबॉल का मैच मान लेते हैं अपन, बास्केटबॉल का मान लेते हैं। ठीक, अब बास्केटबॉल की ये बास्केट जो है ना, इसकी मान लो हाइट जो है ना वो कितनी है, 8 फुट है, 8 फुट मान लेते हैं। ठीक, अब दो व्यक्ति हैं मैच खेलने वाले, एक की जो हाइट है वो है 6 फुट और दूसरा की जो हाइट है वो मान लो 3 फुट है। ठीक है, एक जो है ना वो 3 फुट का है, दूसरा 6 फुट का है। अब ये बताओ, आप लोगों ने कहा कि सर समानता चाहिए अपने को, आप लोगों ने कहा कि भैया हमको समानता चाहिए, तो हम लोगों ने ये दोनों जो बास्केटबॉल जो ग्राउंड की जो बॉल जिसमें डालेंगे उसकी हाइट अपन ने फिक्स कर दी कि भैया 8 फुट होनी चाहिए, दोनों में समानता होनी चाहिए। परंतु इनकी हाइट में काफ़ी डिफरेंट है, तो क्या इसके लिए समानता हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। इसलिए देखो अपन जब आरक्षण पे डिबेट करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आरक्षण लागू होना चाहिए और बहुत सारे कहते हैं कि आरक्षण लागू नहीं होना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि अगर आरक्षण लागू है तो वो कब तक उसकी एक बाउंड्रीज होनी चाहिए। तो उन सब पे अपन डिस्कशन करने वाले हैं इस वाले में, समानता के। फिर आता है सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस। वही अगर कोई रूल ब्रेक करता है तो उसके लिए क्या क्या कानून होनी चाहिए, कितनी उसे सजा मिलनी चाहिए, उससे संबंधित बातें, है ना। अगर मान लो वही सेम अगर कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर रहा है, यानी कि किसी दूसरे को गाली गलौज कर रहा है ना, किसी दूसरे के बारे में गलत बोल रहा है, किसी धर्म के बारे में गलत बोल रहा है, किसी जाति के बारे में टिप्पणी कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि अपन उसे सीधा फांसी पे लटका देंगे, है ना। कम सजा देंगे ना। तो सजा की क्या लिमिट होनी चाहिए, क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए, उन सब पे बातें अपन करेंगे सामाजिक सोशल जस्टिस। फिर अधिकार, राइट्स, हमारे क्या क्या राइट्स होने चाहिए, जैसे अपने संविधान में अपने को फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, है ना। क्या क्या नैतिक कर्तव्य होने चाहिए, उन सब पे बातें अपन करेंगे इसमें कि हमारे कौन कौन से अधिकार है जो हमें मिलने चाहिए, बोलने की आज़ादी मिलनी चाहिए, रहने की आज़ादी मिलनी चाहिए, है ना। इन सब पे बातें अपन डिटेल से करने वाले हैं अधिकार वाले में, राइट्स में। फिर आती है नागरिकता यानी सिटीजनशिप, यानी कि कौन देश का नागरिक होगा कौन नहीं होगा, इन सब पे बातें करेंगे। अच्छा, नागरिकता को निर्धारित करने के लिए संविधान में एक कानून बना रखा है कि भाई इस बाउंड्री में जैसे अपने आप ही विभाजन हुआ था तो विभाजन वाला वो उन्होंने पूरा दे रखा है, संविधान में लिखा हुआ है। बाकी इसके अलावा केंद्र सरकार कानून बना के भी नागरिकता अपने को दे सकती है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही शायद 2018 या फिर 19 में कानून बना के जो हिंदू थे बांग्लादेश और पाकिस्तान वाले, उनको नागरिकता दी गई थी कि वहाँ से प्रताड़ित होकर जो हिंदू इंडिया में आए हैं उनको नागरिकता दी गई थी, है ना। इसके अलावा कुछ लोगों ने विरोध भी किया था कि भाई आप एक पर्टिकुलर धर्म विशेष को क्यों दे रहे हो, इसमें मोहम्मदन को मतलब जो मुसलमान जो लोग हैं उनको शामिल क्यों नहीं कर रहे, है ना। तो उनसे संबंधित बातें काफ़ी ज़्यादा आंदोलन भी खूब हुए थे, तो अपन उसका भी डिस्कशन करेंगे आगे। फिर आता है राष्ट्रवाद क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है, यानी राष्ट्रवाद। देखिए एक तो होता है राष्ट्र और एक होता है देश। अब कोई पूछे आपको कि राष्ट्र और देश में कोई डिफरेंट है या फिर दोनों सेम है? कोई आपको पूछे कि भैया राष्ट्र और जो देश है उनमें कोई डिफरेंट भी है या फिर दोनों सेम है? एक तो होता है राष्ट्र, है ना, देख लो थोड़ा समझ लेते हैं, और एक होता है देश।
क्या अब भारत की अगर मैं बात करूं, है ना, आप लोग जब पढ़ते हो भारत में, जब इंडियन हिस्ट्री में जब आप लोग पढ़ते हो तो आप लोगों ने अक्सर हेडिंग देखी राष्ट्रीय आंदोलनों का उदय। गांधी जी से पहले राष्ट्रीय आंदोलन, गांधी जी के बाद में राष्ट्रीय आंदोलन, यानी नेशनल मूवमेंट की अगर बात करें, क्या कभी आपने ऐसा पढ़ा है कि भाई देश के लिए आंदोलन, देश का आंदोलन? नहीं होगा। मोस्टली जब भी अपन पढ़ते हैं, जब अपन इंडियन हिस्ट्री में जब फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया पढ़ते हैं ना, स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह पढ़ते हैं, तो अपन पढ़ते हैं वहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलनों का उदय, है ना, यही पढ़ते हैं अपन राष्ट्रीयता से। इसके अलावा यूरोप में राष्ट्रवाद, ये सब पढ़ते हैं अपन, है ना। ये मतलब कुल मिला के एक शब्द आता है राष्ट्र और दूसरा शब्द आता है देश, तो इनमें आखिर डिफरेंट क्या होता है? तो देखो, जब अपन राष्ट्र बात करते हैं तो यानी एक राज्य तो होना चाहिए, यानी एक राज्य का मतलब वही है जो मैंने 4 वाला बताया था, यानी एक राज्य होना चाहिए, वही भूभाग वगैरह होना चाहिए, है ना, यहाँ पे भी राज्य होना चाहिए। परंतु राज्य है, इसके अलावा जो राज्य के जो लोग हैं उनमें राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए। कौन सी भावना होनी चाहिए? राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए, तब वो क्या होगा? राष्ट्र होगा। यानी राष्ट्रीयता की भावना चाहिए, यानी उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, जो इंडिया के लोग हैं ना, उनमें एक भावना होनी चाहिए कि हम लोग है ना भारतीय हैं, हम लोग क्या हैं? एक भारतीय हैं। तो वो जो है ना, वो किस में आ जाएगा? राष्ट्र निर्माण में आ जाएगा। इसीलिए कई लोग, ये डिबेट काफ़ी आजकल तो खूब चर्चा में रहती है कि गांधी जी ने आखिर देश के लिए क्या किया था। तो इसमें जो लोग पक्ष में जो तर्क देते हैं, उनका तर्क ये रहता है कि जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में जो लोगों को जोड़ने का काम किया था, वो गांधी जी ने किया था। वरना उससे पहले ये था कि अपने यहाँ पे, चूंकि अपने यहाँ पे राज व्यवस्था, मतलब राजतंत्र था, तो सबके अपने अपने स्टेट थे, तो लोग ऐसे समझते थे कि जैसे राजस्थान वालों को ये लगता था कि राजस्थान ही उनका देश है, दक्षिणी भारत में क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं है, उत्तरी भारत में क्या हो रहा है उनको कोई मतलब है। ठीक, अगर यही चीज़ में अगर वर्तमान में अगर आज के समय में अगर इसे देखें तो अपन, तो देखो अभी मणिपुर में हिंसा हो रही है, काफ़ी साल, 3 साल हो गए वहाँ पे, परंतु भारत के बाकी हिस्सों में लोग उसके खिलाफ, मतलब ना ही तो उसके पक्ष में बोल रहे हैं, ना ही उसके विरोध में बोल रहे हैं। बहुत कम ही लोग बोल रहे होंगे, अगर बोल भी रहे हैं तो बहुत कम लोग बोल रहे हैं। बाकी अगर है तो वो है अपना देश का हिस्सा, है ना। ऐसे ही अगर लद्दाख मूवमेंट की अगर मैं बात करूँ, थोड़े दिन पहले लद्दाख के जो सोनम वांगचू थे, उन्होंने लद्दाख की स्वतंत्रता के लिए, मतलब स्वतंत्रता क्या, उन्होंने ये कहा था कि अपने को 5th अनुसूची में लद्दाख को जोड़ना है, तो उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसके कारण गवर्नमेंट ने उन पे NSA लगा के उनको जेल में कैद कर दिया था। इसके अगेंस्ट भी बाकी लोगों ने मूवमेंट में कोई भी मतलब आंदोलन नहीं किया, ना उनके पक्ष में बोले, ना उनके, और बहुत कम लोगों ने बोला। तो क्या ये राष्ट्रीयता की भावना है? राष्ट्रीयता की भावना क्या होती है कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम क्या होगा, सभी लोग जो है ना वो एक होंगे, वो क्या होंगे? भारतीय होंगे। तो वो होती है राष्ट्रीयता की भावना। फिर आता है देश। देश का मतलब होगा कि राज्य तो होगा और उसके लोग भी होंगे, है ना, लोग भी होंगे, परंतु उनमें क्षेत्रीय भावना होगी। क्या होगी? क्षेत्रीय भावना होगी। जैसे अभी सेम वाला कि भाई राजस्थान वाले, मणिपुर में हिंसा हो रही है, हमको क्या मतलब है? मणिपुर वाले जाने, हम तो राजस्थान में ना, हमसे क्या मतलब है? ऐसे ही अगर बंगाल में हिंसा होती है तो आप लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई बंगाल वालों को हिंसा हो रही है तो बंगाल वाले जाने, हमको क्या मतलब है ना। परंतु वो एक देश के लिए है, वो ठीक है। परंतु अगर राष्ट्र की बात करेंगे तो जैसे अपन पढ़ते हैं ना राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया, तो राष्ट्र का मतलब हो गया ओवरऑल पूरी परिभाषा। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को, है ना। तो अपन इस पर डिस्कशन करेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है, नेशनलाइजेशन क्या होता है। फिर अपन बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता, यानी धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? जैसे सभी धर्मों को समान बढ़ावा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो अपन यहाँ पे अपना जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी अपन जो अपने देश का जो धर्म है ना, वो कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है। बहुत सारी कंट्री ऐसे हैं, जैसे कि अपन पाकिस्तान की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, तो वो इस्लाम धर्म को अपनाते हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं वो लोग, है ना। तो वो तो हो गया धार्मिक कंट्री। और हालांकि वो कहने को तो लोकतंत्र कहते हैं, परंतु वो इस्लाम को बढ़ावा देते हैं, इसलिए वो लोकतंत्र में नहीं आएगा। ठीक है, बाकी अपन यहाँ पे चूंकि अपने यहाँ पे कोई नेशनल धर्म नहीं है, कोई राष्ट्रीय अपना धर्म नहीं है, इसलिए अपन किस में आ जाएंगे? बोलो किस में आ जाएंगे? धर्मनिरपेक्ष में। यानी कि अपन सभी धर्मों का समान रूप से बढ़ावा देंगे, सभी का सम्मान करेंगे, वो वाली भावना। फिर आती है शांति यानी पीस, और दूसरा आता है डेवलपमेंट यानी विकास। अब देखो शांति क्या होती है और डेवलपमेंट, थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं। तो यानी कि अपन जब गवर्नमेंट के खिलाफ जब अपन कोई प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ योजनाओं का जब अपन विरोध करते हैं, तो गवर्नमेंट अपने अगेंस्ट क्या करती है? मतलब कुछ कई बार लाठीचार्ज भी करते हैं गवर्नमेंट, कई बार कुछ और भी बड़ा आंदोलन कर दें तो कुछ और भी कर सकते हैं गवर्नमेंट, है ना। बहुत सारी मतलब गवर्नमेंट तो रोकने का काम करेगी। तो वो एक शांति के रोकने के लिए क्या गवर्नमेंट हिंसा नहीं कर रही?
तो क्या वो हिंसा सही है या फिर गलत है, उन सब भी अपन डिस्कशन करने। फिर आता है विकास, डेवलपमेंट में बात करेंगे अपन। डेवलपमेंट में अपन ये समझने वाले हैं कि क्या विकास जो है ना वो सभी के लिए विकास है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के तौर पे अपन ये देखें कि जैसे मान लो कि यहाँ से एक रोड बन रही है गांव में, ठीक है। अब इसके अड़ोस पड़ोस में घर होंगे, अब रोड क्या क्या होगा, निर्माण हो रहा है, चौड़ी हो रही है रोड, तो बहुत सारे लोगों के रोड घर टूटेंगे, बहुत सारे के टूटेंगे, और कुछ लोगों के मान लो पूरा ही घर टूट गया होगा। तो क्या इस व्यक्ति के लिए जिसका घर टूटा, क्या उसके लिए ये रोड विकास थी या उसका पतन था? सोचने वाली बात है ना। इसके अलावा जो लोग बाकी के गांव के और लोग थे उनके लिए तो डेवलपमेंट हुआ। अरे भाई हुआ कि नहीं हुआ? उन लोगों के लिए तो डेवलपमेंट हुआ कि भाई उनको तो कनेक्टिविटी मिल गई, परंतु जो इसके किनारे जिनके घर थे उनका तो नुकसान हो गया, उनका तो घर चला गया। अगर यहाँ पे मुआवजा दे दे तो अच्छा मुआवजा दे या फिर ना दे, घर तो घर होता है, ठीक है। तो उन सब पे अपन डिस्कशन करेंगे, किस पे? विकास पे। तो इन सारे टॉपिकों पे अपन डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं आगे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले ये अपन ने इन पे डिस्कशन ऑलरेडी कर ही लिया है, और ये अपना है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। क्या है, इनमें क्या क्या पढ़ेंगे? अच्छा, ओवरऑल मैंने बता ही दिया, 1 से जो 3 चैप्टर में राजनीतिक बुनियाद की समझ, व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता पे केंद्रित। आप लोगों को पता है, आप लोगों को याद है क्या, भारत की जो अपनी प्रस्तावना है उसमें अपन डिस्कशन करते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की स्वतंत्रता देने के लिए ये सब डिस्कशन करते हैं ना अपन, है ना। तो वो अपन डिस्कशन करेंगे, डिटेल से आ जाएगा यहाँ पे, एक एक शब्दों का मीनिंग समझ लेंगे अपन। फिर प्रस्तावना क्लियर हो जाएगी अपनी। फिर 1 से 5 में क्या हो जाएगा, सामाजिक न्याय के विधान, व्यक्ति के मिलने वाले कानून और नैतिक अधिकारों की व्याख्या करते हैं। फिर 6 से 8 में अपन पढ़ने वाले राज्य के भीतर राजनीतिक नागरिकों की स्थिति क्या होगी, राष्ट्रीय के प्रति उनकी भावना क्या होगी, अंडरलाइन करो, राष्ट्र के प्रति उनकी भावना क्या होगी। इसके अलावा धर्म और राज्य के मध्य क्या रिलेशन होता है, उन सब पे डिस्कशन करेंगे। और 9 से 10 में अपन ये वैश्विक मुद्दों जैसे शांति बनाए रखने के लिए और मानव लक्ष्य विकास पर ध्यान। जैसे एक डिबेट चलती है कि राज्य और धर्म और राज्य के संबंध क्या होंगे, है ना। यूपीएससी इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया था कि अपना देश, जैसे अपन कहते हैं कि अपना जो भारत देश है ना वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। परंतु जैसे कि अपने यहाँ पे थोड़े दिन पहले एक संसद का लोकार्पण होता है, तो अपन ने जो उसका लोकार्पण किया या फिर जो भूमि नींव रखी, तो वो पूरा हिंदू रीति रिवाज यानी सनातन धर्म के रीति रिवाजों से किया अपन ने। इसके अलावा जब भी अपने यहाँ पे किसी मतलब जो भी नई परियोजनाएं आती हैं तो अपन उनका जो उद्घाटन वगैरह करते हैं वो अपन हिंदू रीति रिवाजों से करते हैं। तो ये सवाल उठता है कि यार अपन कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष देश है, जबकि अपन ये सारे रूल जो मतलब जो भी जब भी अपन ऐसा कुछ काम करते हैं, विकास का काम करते हैं, तो अपन सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं उनके अनुसार करते हैं। तो क्या वाकई में धर्मनिरपेक्ष है? डिबेट से समझेंगे अपन, मतलब जो बुक में होगा उसके अनुसार अपन समझेंगे तो आपको बेहतर हो जाएगा, मतलब आपकी समझ के लिए बेहतर होगा, ठीक है।